नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि हम लोग पिछले भाग में आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा था, हम लोग काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, दोमट या जलोढ़ मिट्टी को हम लोगों ने पिछले पार्ट में कवर कर चुके हैं। आइए हम लोग चौथा जो इसका पार्ट है मिट्टी विविध के बारे में जो दिया गया है उसको हम लोग कवर करते हैं। जिन दोस्तों ने हमारा पिछला वीडियो ना देखा वो देख लें, उसमें हम लोगों ने काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, कहीं ना कहीं दोमट या जलोढ़ मिट्टी को भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब जो चौथा पार्ट जो इसमें दिया गया है मिट्टी विविध, उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। आइए, इसका पहला प्रश्न दिया गया है कि पश्चिमी राजस्थान का जो पार्ट है उसमें मिट्टियाँ जो हैं उनमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व जो है वो पाया जाता है। तो पश्चिमी राजस्थान की जो मिट्टियाँ हैं उसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, कैल्शियम की प्रचुरता होती है उन मिट्टियों में। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियों में सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है, कैल्शियम। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आलू, सोरगम, सूरजमुखी तथा मटर फसलों में से वह फसल कौन सी है जो मृदा को नाइट्रोजन से क्या कर देती है, भरपूर कर देती है। ठीक है, आलू, सोरगम, सूरजमुखी तथा मटर फसलों में से वह फसल जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। तो ये दलहनी जितनी भी फसलें होती हैं, जैसे मटर हो गई, ठीक है, मटर मतलब दलहनी फसलें, जितनी भी दलहनी फसलें आती हैं वो कहीं ना कहीं मृदा को क्या करती हैं, नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, वो है गेहूँ, चावल, उड़द एवं गन्ना। ठीक है, क्या, गेहूँ, चावल, उड़द एवं गन्ना फसलों में से वह फसल जो भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उगाई जाती है वह है उड़द। ठीक है, कौन सी फसल, गेहूँ, चावल, उड़द एवं गन्ना फसलों में से वह फसल जो भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए उगाई जाती है वह है उड़द। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, वो है फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। क्या है, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है, कौन सी मिट्टी, जो हम लोग कुछ भागों में यात्रा करते हुए देखेंगे कि लाल मिट्टियाँ जो हैं उनमें क्या है, मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण है फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है, क्या है, भारतीय मृदा जो है उनमें कौन से सूक्ष्म तत्व की कमी सर्वाधिक पाई जाती है, वह है जस्ता, जिसको हम लोग कहीं ना कहीं जिंक कहते हैं। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है जस्ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कथन और कारण वाला है, जो जिसमें हमारा कथन आप लोग देखेंगे दिया गया है कि हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, हिमालय की मिट्टियों में क्या है, ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कारण क्या है, हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र जो है वह वनाच्छादित है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कथन जो इस प्रश्न का है वो गलत है कि हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है, ये कथन गलत है। कारण कहीं ना कहीं सही है कि हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र जो है वह वनाच्छादित हैं। तो इस प्रकार ए गलत है और आर सही है। हाँ, तो दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, ये विविध का ही पार्ट है। पौधों को सबसे अधिक जो पानी मिलता है, जल, पौधों को सबसे अधिक पानी कौन सी मिट्टी से मिलता है, चिकनी मिट्टी में। ठीक है, पौधों को सबसे अधिक पानी मिलता है चिकनी मिट्टी में। कौन सी मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, मिट्टी का वह कण जिसका व्यास कहीं ना कहीं 0.002 मिलीमीटर से कम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मृत्तिका। क्या दिया गया है प्रश्न, मिट्टी का वह कण जिसका व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है उसको हम लोग कहते हैं मृत्तिका कहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे बिहार। बिहार के बारे में, बिहार राज्य के विशेष के बारे में जानकारी है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है वह आच्छादित है कछारी मिट्टी, ठीक है, या दोमट मिट्टी से। क्या है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कौन सी मिट्टी से, कछारी मिट्टी से या दोमट मिट्टी से।
ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, करेवाज मृतिका जो जाफरान हम लोगों ने पिछले पार्ट में पढ़ा था, केसर और लद्दाख वाला जो एरिया है वहाँ इसकी खेती की जाती है। केसर का एक स्थानीय प्रकार है कि उत्पादन के लिए उपयोगी है, ये पाई जाती है कौन से हिमालय में? कश्मीर हिमालय, ठीक है। करेवाज मृतिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है कश्मीर हिमालय में, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेलन करना है इस प्रश्न में, मिट्टी और वो मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है, ये सुमेल कराया गया है यहाँ पे। तो हम लोगों ने पढ़ा था जलोढ़, उत्तर प्रदेश हमारा कौन सा एरिया है? नॉर्थ इंडिया वाला एरिया है, तो वहाँ हम लोग जलोढ़, अभी हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, जलोढ़ मृदा वहाँ पाई जाएगी। काली मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? महाराष्ट्र कर्नाटक वाला जो एरिया है, तो ये हमारी काली मिट्टी महाराष्ट्र। लाल मृदा जो पाई जाएगी ये आंध्र प्रदेश, जो हमारा पूर्वी भारत वाला एरिया है, लाल मृदा वहाँ आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। मरुस्थलीय मृदा, तो जाहिर सी बात है हमारा जो थार रेगिस्तान वाला भाग है वो है हमारा राजस्थान वाला एरिया, मरुस्थलीय पार्ट, ठीक है। एक बार और हम लोग देखते हैं, जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाएगी? जो उत्तर प्रदेश हमारा नॉर्थ इंडिया वाला एरिया है। काली मिट्टी महाराष्ट्र, जो हमारा वेस्ट का एरिया है, महाराष्ट्र कर्नाटक वाला एरिया। लाल मृदा हमारा जो आंध्र प्रदेश पूर्वी भाग वाला जो एरिया है। मरुस्थलीय जो हमारा थार रेगिस्तान वाला भाग है वो राजस्थान, ठीक है। तो जलोढ़ उत्तर प्रदेश, काली महाराष्ट्र में, लाल आंध्र प्रदेश में, मरुस्थलीय राजस्थान में, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, मटासी मिट्टी के बारे में सही कथन पूछ रहा है ये। मटासी मिट्टी के बारे में सही कथन है, ये इम्पॉर्टेंट है प्रश्न, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। यह मिट्टी, पहला स्टेटमेंट है, कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सही है, यह मिट्टी जो है वो कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है, ठीक है। अगला स्टेटमेंट है, इस मिट्टी में जो कन्हार मिट्टी होती है इसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। क्या है? इस मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है। तीसरा स्टेटमेंट जो दिया गया है, इस मिट्टी में रेत की मात्रा कहीं ना कहीं, किसकी मात्रा? रेत की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। एक बार और हम लोग देखते हैं, मटासी मिट्टी के बारे में सही कथन क्या है? यह मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है, ठीक है। इस मिट्टी में लोहे की मात्रा, किसकी? लोहे की मात्रा। तो इस मिट्टी में क्या होता है? लोहे की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी में रेत की मात्रा भी अधिक होती है, ठीक है। तो मटासी मिट्टी में ये कहीं ना कहीं लोहे और रेत की प्रचुरता होती है, ठीक है। पांचवा पार्ट हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों। हम लोग पांचवा पार्ट विविध हमारा यहीं समाप्त होता है। पांचवा पार्ट हम लोग देखेंगे। पांचवा पार्ट हम लोग का है अम्लीय एवं क्षारीय मृदा, ठीक है। क्या है? अम्लीय एवं क्षारीय मृदा, ठीक है। आइए पहला प्रश्न यहाँ पूछ रहा है, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान होने की संभावना है। पीएच कहीं ना कहीं, पीएच का फुल फॉर्म हम लोग होता है कहीं ना कहीं पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान यहाँ पूछ रहा है, जो कि होना चाहिए आपका 6 से 7 के मध्य। क्या है? 6 से 7 के मध्य। तो सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का जो पीएच मान है वो क्या होना चाहिए? 6 से 7 के मध्य। यह आप लोग याद रखिएगा सामान्य फसलें उगाने के लिए। अब यह अगला जो क्वेश्चन है ये दिया गया है तेजाबी मिट्टी, ठीक है। तेजाबी मिट्टी को यहाँ पूछा जा रहा है कि हम कृषि योग्य बनाने के लिए, मतलब खेती करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। किस चीज़ को हम उपयोग करके तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बना सकते हैं? क्या दिया गया है? चूना, जिसको हम लोग लाइम कहते हैं, चूना का उपयोग करके हम लोग तेजाबी मिट्टी को क्या करते हैं? कृषि योग्य बना सकते हैं, ठीक है। तो तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु उपयोग किया जा सकता है चूने को या लाइम को, ठीक है। अगला प्रश्न है, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? तो क्या है प्रश्न? मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? क्या है? खेतों में जिप्सम का कहीं ना कहीं प्रयोग करके हम मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता को समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है जिप्सम का उपयोग। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, भारत में जो सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र है वो कहाँ है? ये है हमारा यूपी, जिसे हम उत्तर प्रदेश राज्य है
वो है हमारा उत्तर प्रदेश वाला राज्य जो है वो क्षारीय मृदा से कहीं ना कहीं सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है ये मृदा यहाँ पे। ठीक है, क्या है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र। अभी हम लोग ऊपर देखे क्षारीय और ये लवणीय मृदा का क्षेत्र पूछ रहा है, तो ये कौन सा है? गुजरात वाला जो एरिया है, जो पश्चिमी क्षेत्र हमारा जो है, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल गुजरात में। ठीक है, मृदा का अगला प्रश्न जो है वो पूछ रहा है कि लवणीय भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। जो लवणीय भवन मृदा है, सिंचित भूमि पर लवणीय भवन का जो प्रभाव पड़ता है वह है कि यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। ठीक है, फिर से देखते हैं, मृदा का लवणीय भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणीय भवन का जो प्रभाव पड़ता है वह है कि यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। ठीक है, अगला प्रश्न, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो ये कहीं ना कहीं होगी हमारी अम्लीय मिट्टी। ठीक है, चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी मिट्टी है? अम्लीय मिट्टी। ठीक है दोस्तों, यही हमारा अम्लीय एवं क्षारीय मृदा वाला जो पार्ट है वो समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे मृदा अपरदन, कि मृदा का जो अपरदन होता है उसको हम लोग कैसे सुधार सकते हैं। ठीक है, तो मृदा अपरदन एवं सुधार में हम लोग देखेंगे पहला प्रश्न ये है, भारत के जिस क्षेत्र में मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन की समस्या सबसे गंभीर है वह क्षेत्र कौन सा है? शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र, जो कि हमारा कहीं ना कहीं शिवालिक पहाड़ियाँ कौन सा क्षेत्र, जो हमारा उत्तर नॉर्थ इंडिया वाला क्षेत्र है वहाँ पाई जाती हैं, और चंबल घाटी जो हमारा राजस्थान वाला एरिया है, राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात का जो एरिया है, कहीं ना कहीं एमपी भी कवर हो जाएगा इसमें, वो है हमारा। भारत के किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या ज़्यादा है? तो शिवालिक पहाड़ियाँ और चंबल घाटी। शिवालिक पहाड़ियों का पाद क्षेत्र मतलब जो नीचे वाला क्षेत्र होता है उसको हम लोग कहीं ना कहीं पाद क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो एक बार और हम लोग रिपीट कर लेते हैं, भारत के जिस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है वो कौन सा है? शिवालिक पहाड़ियों का पाद मतलब निचला क्षेत्र, और चंबल घाटी वाला जो राजस्थान मध्य प्रदेश और आपका ये राजस्थान का एरिया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, मालवा पठार। क्या पूछ रहा है? मालवा पठार उत्तर प्रदेश का जो तराई एरिया है, आंध्र का जो तटीय क्षेत्र है, और चंबल घाटी जो है, उसमें से कौन सा ऐसा भाग है जो मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? क्या है? सर्वाधिक प्रभावित है। मालवा पठार, उत्तर प्रदेश का तराई एरिया, आंध्र तटीय क्षेत्र, चंबल घाटी से वह जो मृदा अपरदन से अधिक प्रभावित है। चंबल घाटी, कौन सा? चंबल घाटी। ये कौन सा एरिया कवर करेगा? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान का जो एरिया है ये कहीं चंबल घाटी कहीं ना कहीं ये कवर कर सकता है। आइए देखते हैं हम लोग, चंबल घाटी के खोह, क्या है? चंबल घाटी के खोह खड्डों के निर्माण का कारण अपरदन है। ठीक है, वह अपरदन का प्रारूप कौन सा है? चंबल घाटी के खोह खड्डों के निर्माण का कारण क्या है? अपरदन है। तो वह अपरदन का प्रारूप कौन सा है? अपरदन का प्रारूप यहाँ पूछा जा रहा है। चंबल घाटी के खोह खड्डों के निर्माण का कारण अपरदन, और कौन सा प्रारूप है? तो ये अवनलिका प्रारूप है। अवनलिका, कहीं ना कहीं ये आप लोग जो देखते हैं ये नालियों के रूप में, इस तरह अवनलिका अपरदन जो होता है उसको हम लोग कहीं ना कहीं अवनलिका अपरदन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, मृदा अपरदन प्रक्रियाओं यानी प्रोसेसेस ऑफ सॉइल इरोजन के सही यहाँ क्रम पूछा गया है, क्या है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें क्रम होगा, आसफाल अपरदन सर्वप्रथम होगा, दूसरा होगा परत अपरदन, उसके बाद तीसरा कहीं ना कहीं है रील अपरदन, और चौथा है अवनलिका अपरदन। क्या है? इसमें कहीं ना कहीं मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के क्रम के बारे में पूछा गया है। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, यह प्रश्न ये कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके बारे में। ये क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है ये देखिए आप लोग, आसफाल अपरदन सर्वप्रथम होगा, परत अपरदन, फिर रील अपरदन, फिर
और नालिका अपर्दन। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देते हैं। मृदा अपर्दन प्रक्रियाओं के सही क्रम है आस्फाल अपर्दन, परत अपर्दन, रील अपर्दन और नलिका अपर्दन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कृषि भूमि में वह पौधा कौन सा है जिसके कारण भूमि का अपर्दन अधिकतम तीव्रता से होता है? क्या है कि कृषि भूमि में वह पौधा जिसके कारण भूमि का अपर्दन क्या है, अधिकतम तीव्रता से होता है, वो है हमारा सोरगम। कौन सा पौधा? सोरगम का पौधा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं फसल चक्र के बारे में पूछा जा रहा है कि फसल चक्र आवश्यक क्यों है। पूछा जा रहा है फसल चक्र आवश्यक क्यों है? क्यों है? क्योंकि मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि हेतु। क्या है? फसल चक्र आवश्यक इसलिए है कि मृदा की उर्वरता शक्ति में कहीं ना कहीं वृद्धि करने हेतु फसल चक्र जो है वो आवश्यक है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग क्या है, मृदा संरक्षण के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पद्धतियों के बारे में, मृदा संरक्षण की कौन कौन सी प्रचलित पद्धतियां हैं? क्या है? सस्यावर्तन। ठीक है, सस्यावर्तन क्या दिया गया, मतलब फसलों का हेर फेर, फसलों को बदल बदल के। ठीक है, वेदिका निर्माण, टेरेसिंग, ये कहाँ आप लोग देखेंगे, ये जो हम लोग पहाड़ी एरिया है वहाँ देखेंगे आप टेरेसिंग, जिसे सीढ़ीनुमा खेती कहते हैं हम लोग, वेदिका निर्माण, टेरेसिंग। वायुरोध, ठीक है, वायुरोध मतलब वायु को रोकने की विधि करके हम ये क्या करते हैं, मृदा संरक्षण को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे सकते हैं। क्या है? मृदा संरक्षण के संदर्भ में प्रचलित पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं? सस्यावर्तन, फसलों का हेरफेर। ठीक है, वेदिका निर्माण जिसको हम लोग टेरेसिंग कहते हैं, वायुरोध, ये 3 विधियाँ जो दी गई हैं मृदा संरक्षण के बारे में, सस्यावर्तन, वेदिका निर्माण और वायुरोध। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि भारत में जो मृदा अपक्षय की समस्या है वो संबंधित है वनोन्मूलन। क्या है? ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। भारत में जो मृदा अपक्षय समस्या है इसको हम लोग कैसे, मृदा अपक्षय की जो समस्या हमारे भारत में है ये किससे संबंधित है? तो ये कहीं ना कहीं वनोन्मूलन, जो हम लोग वनों की कटाई कर रहे हैं, और इसको हम लोग कैसे बढ़ा, मतलब मृदा संरक्षण कैसे किया जा सकता है, रोका कैसे जा सकता है इसको, तो ज़्यादा से ज़्यादा वनों को लगा के। ठीक है, तो भारत में मृदा अपक्षय समस्या है वनोन्मूलन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो वनों की कटाई की जा रही है उसके द्वारा ये मृदा अपक्षय की समस्या बनी हुई है। अगला देखते हैं हम लोग, मृदा अपरदन एवं मृदा क्षरण को किस प्रकार रोका जा सकता है। जैसा हम लोग पिछले प्रश्न में हम लोग क्या पढ़े, मृदा अपक्षय, और इसमें उस समस्या को कैसे रोका जा सकता है, वनारोपण द्वारा। ठीक है, मृदा अपरदन एवं मृदा क्षरण को रोका जा सकता है वनारोपण द्वारा। ठीक है, तो यहीं पे हमारा मिट्टी का जो पूरा पार्ट है उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर आपको हमारा सारा ये मिट्टी वाला पार्ट जो हम लोगों ने कवर किया है पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।